अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक बरक़े सुकूनी के वीडियो लेक्चर नंबर 8 के अंदर आप तमाम स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि कैपेसिटर किसे कहते हैं और उसकी जो कैपेसिटी होती है जिसको हम कैपेसिटेंस, जो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हैं और उसके बाद में ये चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को एक और नाम आप सुनते हैं जनरली आपके घरों के अंदर, जो डिवाइस होते हैं, जो फ़ैन होते हैं, जो कूलर होते हैं, जो मोटर होती है, वहाँ पर आपको इसी कैपेसिटर को एक अलग नाम से वहाँ पर बताया जाता है। उसे हम कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, कैपेसिटर का जो ओल्ड नाम था उसको कंडेंसर भी कहते हैं। और आज भी हम फ़ैन के ऊपर, हमारे कूलर के अंदर, हमारी जो मोटरें होती हैं उसके अंदर हम जनरली कंडेंसर देखते हैं। तो कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही होती है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कंडेंसर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा नाम जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो कैपेसिटर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसकी एक खुसूसियात होती है। इस पर भी हम इसकी भी डिफिनेशन देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसको उर्दू में देखिए, कैपेसिटर हो या चाहे इसको हम कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर या कंडेंसर। ठीक है, कैपेसिटर और कंडेंसर सेम होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कुछ आज का, कि कैपेसिटर जिसको उर्दू में कहा जाता है मकसफ़ा, क्या कहा जाता है, मकसफ़ा। उर्दू में, इंग्लिश में कहेंगे हम उसको कैपेसिटर या कंडेंसर। से क्या मुराद है, इसकी वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर आपको तो पता है, नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको कंडेंसर या कैपेसिटर क्या होता है उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। व्हाट इज़ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है या कंडेंसर क्या होता है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है, एक आला होता है। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा आला होता है जो अपने अंदर क्या करता है, बरकी तवानाई को ज़ख़ीरा करता है। यानी बरकी तवानाई को अपने अंदर क्या करता है, ये जमा करता है। तो ऐसे डिवाइस को, ऐसे आले को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, इसका हम प्रिंसिपल भी देखेंगे कैपेसिटर का। अभी हमको इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई कि जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसा आला होता है जो अपने अंदर क्या करता है, बरकी तवानाई को स्टोर करता है, जमा करता है। और जब हमको ज़रूरत पड़ती है, हमको फर्दर ज़रूरत पड़ती है कि बहुत सारी हमको एक साथ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई हमको, तो वहाँ पर क्या करता है, ये कैपेसिटर अपनी तवानाई क्या कर देता है, पूरी की पूरी डिस्चार्ज कर देता है, खारिज कर देता है। तो ये इसका बहुत अच्छा काम है। एक तो पहले ये चार्जेस को अपने अंदर जमा करता है, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा बरकी तवानाई की, तो ये क्या करता है, अपने अंदर से तवानाई फर्दर क्या कर देता है, खारिज कर देता है। फिर दोबारा से चार्ज होता है। ठीक है, फिर एनर्जी को खारिज करता है। इसका काम यही होता है, चार्ज हो जाता है यानी एनर्जी को स्टोर करता है, और एनर्जी को खारिज कर देता है, डिस्चार्ज करता है। तो ये कहलाता है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा आला होता है जो अपने अंदर क्या करता है, बरकी तवानाई को ज़ख़ीरा करता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। अब हम घरों के अंदर फ़ैन देखते हैं, या हमारे जो कूलर होते हैं आप देखते हैं, कभी कभी वो बंद हो जाते हैं, कूलर फैन हमारे बंद होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पेन की मदद से, लकड़ी की मदद से हम उसको क्या करते हैं, उस पर टॉर्क लगाते हैं, उस पर हम गर्दिशा लगाते हैं। फिर थोड़ी बार देर बाद देखते हैं हम, जैसे उस पर हम टॉर्क लगा देते हैं तो वो फ़ैन क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है। फिर हम उसका अगर रीज़न पता करें कि क्यों हमारे फ़ैन को हमको एक बार उस पर टॉर्क लगाना पड़ता है और फिर वो घूमना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर मेन रीज़न होता है कि जो हमारा कंडेंसर होता है फ़ैन के ऊपर, आपने देखे होंगे इस तरह से एक आपको दिखता है सिलेंड्रिकल। आपने देखना, आपके फ़ैन के घर में फ़ैन है आपकी, ठीक है, वहाँ पर आपको फ़ैन के ऊपर इस तरह से एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक कंडेंसर आपको दिखेगा। ठीक है, कंडेंसर हमारा कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, तो ऐसा कूलर के अंदर भी देखने को मिलता है, हमारे घर के अंदर जो मोटरें होती है वहाँ पर भी दिखता है। तो कंडेंसर का अलग अलग शक्लों में होता है, कहीं सिलेंड्रिकल होता है, कहीं स्फेरिकल होता है, कहीं पर पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। तो जो हमारे घर में फ़ैन होते हैं ना,
तो वो कभी कभी जब उनके कंडेंसर चले जाते हैं, उनके जब कैपेसिटर चले जाते हैं या कंडेंसर चले जाते हैं, तो हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, हम उसको टॉर्क देते हैं, उसके ऊपर हम कुछ फोर्स लगाते हैं कोई चीज़ से, तो वो फिर क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर फिर हम अगर इलेक्ट्रीशियन को पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा, हमको इसको बार बार जब भी इसको हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इसको ऊपर हमको फोर्स लगाना पड़ता है, या इसको शुरू करने से पहले इसके ऊपर हमको टॉर्क लगाना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? तो वो आपको कहेगा कि आपकी जो फ़ैन है या आपका जो कूलर है, उसका कंडेंसर क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि कंडेंसर क्या करता है, बरकी तवानाई को क्या कर देता है, एकदम से डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, यानी ये इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, ये बरकी तवानाई को जमा करता है, स्टोर करता है, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ़ैन को ज़रूरत है घूमने के लिए, उसको टॉर्क की ज़रूरत है, तो ये फर्दर क्या कर देता है, अपने अंदर से बरकी तवानाई को खारिज कर देता है। फिर फ़ैन घूमना शुरू करता है, फ़ैन घूमता है थोड़ा सा, फिर ये चार्ज इसमें उतनी फर्दर क्या होते हैं, बहुत जल्दी से इसमें चार्ज जमा होते हैं, और चार्ज जमा होने के बाद में बरकी तवानाई क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या करते रहता है, अपना काम जारी रखता है, चार्ज होते जाता है, फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे, हम यही हमारे घरों के अंदर जो कंडेंसर यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, बरकी तवानाई, जब हमको बरकी तवानाई की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बरकी तवानाई की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करते हैं, कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। कंडेंसर कैपेसिटर एक ही है। ठीक है, तो कैपेसिटर एक ऐसा आला होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर क्या करता है, बरकी तवानाई को ज़ख़ीरा करता है, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है बरकी तवानाई की, तो ये फर्दर क्या कर देता है, हमको बरकी तवानाई दे देता है। जैसा कि आपने DSLR कैमरा देखे होंगे, है ना, कैमरे आ रहे हैं, DSLR कैमरे में हम फ़ोटो निकालते हैं, तो आप देखते हैं जब हम कैमरे को क्लिक करते हैं, तो एक फ्लैश क्या होता है उसके अंदर से निकलता है, एक ज़ोरदार लाइट का क्या होता है, वहाँ पर हमको फोकस देखने को मिलता है। तो जो लाइट का जो फोकस इतने इंटेंसिटी के साथ निकलता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कैमरे में क्या होती है, कुछ ना कुछ सेल होते हैं, या वहाँ पर कंडेंसर लगे होते हैं, उसके ज़रिए क्या होता है, एकदम से क्या होती है, फ्लैश के वक्त जैसे हम क्लिक करते हैं, तो फ्लैश के वक्त जो तवानाई होती है वहाँ पर, बरकी तवानाई, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, निकलती है, और एक अच्छा फ्लैश हमको वहाँ पर कैमरे से देखने को मिलता है। तो वो वहाँ पर जो फ्लैश मिलता है हमको ज़्यादा इंटेंसिटी का, तो वो वहाँ उसके पीछे भी किसका रीज़न होता है, कंडेंसर का रीज़न होता है। तो हमारे जो मोटरें होती हैं, फ़ैन होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं हमारी, तो वहाँ पर आपको कंडेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर बरकी तवानाई को स्टोर करता है, और फर्दर क्या कर देता है, अपनी तवानाई को डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बस ये यहाँ पर जो नोट्स है हमारी, उसके अंदर आप पूरा नोट्स को पढ़कर भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कंडेंसर कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा आला होता है जो अपने अंदर तवानाई को जमा करता है, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जब वो तवानाई क्या करता है, फर्दर खारिज कर देता है। अब आप कहेंगे कि सर बैटरी भी तो यही काम करती है, जो हमारी बैटरी होती है, बरकी खाना होता है, वो भी तो यही काम करता है, उसके अंदर भी तवानाई स्टोर होती है, और हम उसकी तवानाई को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी है, तो ये भी तो एनर्जी को स्टोर है, जमा करती है, फिर हमको जब हमारा चार्जिंग फुल हो जाती है, तो बाद में हम दिन भर उसकी तवानाई को, बरकी तवानाई को दिन भर मोबाइल में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर कंडेंसर में और बैटरी में क्या फ़र्क है, तो मैंने अभी आपको कहा कि कंडेंसर जो होता है वो फर्दर क्या कर देता है, तवानाई को खारिज कर देता है। ठीक है, बैटरी में ऐसा नहीं होता है, बैटरी में धीरे 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 तवानाई क्या होती रहती है, इसके अंदर की खारिज होती रहती है, और बाद में आखिरी में क्या होती है, बैटरी लो हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। कंडेंसर में क्या होता है, देखिए, अब यहाँ से हम आपको समझाते हैं। कंडेंसर में जैसे हम तवानाई इसमें स्टोर होती है, फिर बाद में तवानाई क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, फिर तवानाई स्टोर होती है, फिर डिस्चार्ज होती है। ये काम क्या होते रहता है, बहुत कम लम्हों के अंदर ये कंटिन्यूअसली शुरू रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आप देखते हैं कंडेंसर के अंदर दो वायर आपको दिखाई देते हैं। एक वायर इस तरह से होता है, और एक वायर इस तरह से बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, दरअसल कैपेसिटर की साख कैसी होती है, बना कैसा होता है, इसके अंदर हमेशा जो भी कैपेसिटर होता है हमारा, उसके अंदर हमेशा दो धाती प्लेटें ली जाती है, और वो भी कैसी, मुतवाजी। कैपेसिटर की साख्त बता रहे हैं आपको कि जो कैपेसिटर होता है, चाहे वो मुतवाजी प्लेट वाला हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो स्पेरिकल हो, तो हर कंडेंसर के अंदर, हर कैपेसिटर के अंदर कितनी प्लेटें होती हैं, मौसिल प्लेटें, धाती प्लेटें, दो धाती प्लेटें होती है। ठीक है, और वो दोनों धाती प्लेटें कैसी होती है, एक जैसी होती है, सेम साइज़ की होती है, और दोनों को क्या किया जाता है, एक दूसरे के
मुतवाज़ी रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो प्लेट ली है पहली, तो ये हमारी ये पहली प्लेट होगी। तो अब इसके अंदर क्या होती है, एक दूसरी प्लेट होती है, ठीक है। एक इसके अंदर क्या होती है, सिलेंड्रिकली क्या होती है, दूसरी प्लेट होती है। अब ये दो प्लेटें होगी, एक अंदर की प्लेट और एक है बाहर की प्लेट, ठीक है। तो ये वाले टर्मिनल को क्या किया जाता है, बाहर की प्लेट से जोड़ा जाता है, और ये वाला जो टर्मिनल होता है, दूसरा जो वायर होता है, इसको हम अंदर के सिलेंडर से क्या करते हैं, अंदर की प्लेट से जोड़ते हैं। तो यहाँ हम बता देंगे आपको, ये हमारी प्लेट P1 और ये अंदर की प्लेट है P2। तो किसी भी कंडेंसर के अंदर या किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी प्लेटें होती है, दो। तो एक और मैं यहाँ पर आपको मुतवाज़ी प्लेट वाला कंडेंसर बता देता हूँ, कैपेसिटर बता देता हूँ। ये पहली प्लेट P1, ठीक है। अब इसके मुतवाज़ी क्या होती है, दूसरी प्लेट होती है P2, ठीक है। तो ये कैपेसिटर बन गया हमारा मुतवाज़ी प्लेट वाला कैपेसिटर या मुतवाज़ी प्लेट वाला मुकस्सफ़ा, और ये इस्तिवाना नुमा मुकस्सफ़ा। इसमें भी क्या है, ये पहली प्लेट भी सिलेंड्रिकल है और बाहर की जो प्लेट है वो भी क्या है, सिलेंड्रिकल है। इसके अंदर दोनों मुतवाज़ी प्लेट वाला है, ये इसके नाम में लिखा हुआ है। ये एक पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है। और एक होता है स्पेरिकल, कुर्रवी, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है। तो ये पहली प्लेट हमारी P1 और ये बैरूनी प्लेट हमारी P2। तो दोनों प्लेटें जो रहती वो एक दूसरे की कैसी होती है, मुतवाज़ी होती है। तो कंडेंसर जो बना होता है, तो मैंने इसकी साख्त भी बता दिया आपको कि कंडेंसर के अंदर दो मुतवाज़ी प्लेटें होती है, ठीक है। इसमें भी दो है, इसमें भी दो है और इसमें भी दो है। और इनके दरमियान में क्या किया जाता है, आगे हम देखेंगे। इसके दरमियान में, ये दोनों प्लेटों के दरमियान में, चाहे ये दोनों प्लेटों के दरमियान में, चाहे ये वाले दोनों प्लेटों के दरमियान में क्या किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक, हमने पढ़े इससे पहले कि पिछले चैप्टर में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या किया जाता है, इसमें डाला जाता है। ये दोनों प्लेटों के दरमियान में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, हमारा कैपेसिटर बना होता है। कैपेसिटर के अंदर दो धाती प्लेटें होती है, P1 और P2, दोनों क्या होती है, एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है। तीन शक्लों में हमको कैपेसिटर कंडेंसर देखने को मिलते हैं, एक इस्तिवाना नुमा मुतवाज़ी प्लेट वाला और तीसरा कुर्रवी शक्ल का, ठीक है। तीनों का काम एक ही है, तवानाई को जमा करना, बरकी तवानाई को, और उसको डिस्चार्ज करना। तो यहाँ हम आपको इस डायग्राम में बता रहे थे कि हम क्या करते हैं। ये हमारा कंडेंसर है, होता है इस तरह से फैन के ऊपर का। इसमें भी दो प्लेटें होती है, एक ये बाहर की इस्तिवाना नुमा प्लेट और एक अंदर की इस्तिवाना नुमा प्लेट। जब हम क्या इस दोनों टर्मिनल को बाहर से बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। हमने क्या किए, ये दोनों टर्मिनल को क्या किए, एक बैटरी से जोड़ दिए। बैरूनी, यहाँ डीसी हम बैटरी से बात करें तो डीसी करंट निकलेगा बैटरी से, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किए, ये वाले कंडेंसर को एक बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। दरअसल हम देखते हैं हमारे फ़ैन जो होते हैं घर के अंदर, हम एसी करंट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हमने डीसी करंट लिए, एक बैटरी ले लिए, बैटरी को जोड़े, ठीक है। और वो बैटरी का कवा क्या है, वी है, वी कवा की यहाँ पर बैटरी है, उसको जोड़े हमने। और ये दोनों जो कंडेंसर के वायर है वो काय से जुड़े हुए हैं, बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जब जाएंगे तो ये प्लेट जो है बैरूनी प्लेट, इसके ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे कंडेंसर को, तो जो प्लेट P1 है हमारी, जो बैरूनी प्लेट है, बाहर की जो प्लेट है, इसकी सतह के ऊपर, ठीक है, इसकी सतह के ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और जो अंदर की जो प्लेट है ये वाली, इसके ऊपर अंदर की सतह पर क्या आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अंदर की तरफ क्या आ जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। चार्ज हमेशा सेम होते हैं, अगर इस पर 100 चार्ज है तो अंदर के इस पर भी 100 चार्ज रहेंगे, लेकिन उसका नेचर यहाँ पर निगेटिव रहेगा और इसका पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ इस तरह से क्या हो गया, ये कंडेंसर अभी इसके अंदर चार्ज आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी हमारी क्या होगी, जमा हो गई। अब हमको अगर एनर्जी का काम है कहीं पर, ठीक है, अब ये एनर्जी को हम क्या करेंगे, इसी टर्मिनल से हम यहाँ समझने के लिए इस तरह से ऊपर बताते हैं कि ये अब हमारा कंडेंसर क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। अब चार्ज हो गया तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं, कोई भी आप डिवाइस, हमने रेसिस्टेंस यूज़ करे, तो जैसे ही हम ये रेसिस्टेंस जोड़ते हैं या कोई डिवाइस यहाँ पर जोड़ देते हैं हम, ठीक है, जिसको हम बरकी तवानाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा फ़ैन है समझ लो यहाँ पर ये, ठीक है, या एक रेसिस्टेंस ले लिया हमने, तो जैसे हम इसको इससे जोड़ देते हैं, एक बरकी दौर में जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर से क्या होती है, एनर्जी इसके अंदर से डिस्चार्ज हो जाती है, और करंट कुछ इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर से फ्लो होता है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर निगेटिव टर्मिनल। तो हम हमेशा करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लेते हैं, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक करंट,
तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये इस बर की खाने से क्या हुआ, ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हुआ और बाद में क्या हो गया, हमने इसकी जो तवानाई थी, इसके अंदर जो तवानाई जमा थी उसको हमने इस्तेमाल किए कहीं पर ले जाकर। तो जब हमने यहाँ इस्तेमाल किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होंगी, तवानाई कुछ ना कुछ यूज़ होंगी, इसकी तवानाई यूज़ हो जाएंगी और ये चार्ज फिर यहाँ से क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के पास आ जाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं, ये निगेटिव प्लेट को जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। यानी प्लेट P2 जो होती है कंडेंसर के अंदर की, चाहे ये प्लेट ले लो चाहे ये वाली प्लेट ले लो, तो ये क्या होती है, इस प्लेट P2 को हमेशा क्या किया जाता है, अर्थिंग से जोड़ा जाता है। अर्थिंग हमको पता है, हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसमें एक फेस का वायर होता है और एक अर्थिंग का वायर होता है। तो यहाँ पर हमेशा जो कंडेंसर की जो सेकंड प्लेट होती है उसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है, अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होती है यानी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्क शुरू रहता है। अब यहाँ पर ये तवानाई कितनी स्टोर करेंगे, कितने चार्ज इसमें जमा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब ये बैटरी से हमने जोड़े, फॉर एग्जांपल ये बैटरी थी हमारी 10 वोल्ट की, ठीक है, कितने वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की। तो यहाँ से क्या होगा, 10 वोल्ट के जो बर की बार है वो यहाँ पर जाते जाएंगे धीरे 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 धीरे। जब यहाँ 10 वोल्ट के बर की बार, यानी जब बैटरी का कवा कितना था हमारा 10 वोल्ट, तो कब तक के इस कंडेंसर के अंदर चार्ज जाते रहेंगे, जब तक के इस कंडेंसर का भी कवा 10 वोल्ट ना हो जाए, ठीक है। तब तक की क्या होती रहेंगी, तब तक की क्या होते रहेगा, ये कंडेंसर चार्ज होते रहेगा। जब इसका कवा और ये बैटरी का कवा इक्वल हो जाएगा, यानी 10 वोल्ट इसका भी कवा हो गया, 10 वोल्ट इसका भी कवा हो गया, तब क्या होगा, यहाँ पर इस बॉडी के अंदर यानी इस कंडेंसर के अंदर चार्जेस अब एक्स्ट्रा चार्जेस इसके अंदर जा नहीं सकते। अब ये क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर चार्ज क्या हो गए, स्टोर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर दोनों का जो कवा है, इस बैटरी का कवा और इस बैटरी का कवा एक जैसा हो जाए, इक्वल हो जाए, तब यहाँ पर चार्ज स्टोर होना क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इन चार्ज को यूज़ कर लेते हैं ऊपर, फिर से ये क्या होता है, खाली हो जाता है, फिर यहाँ से चार्ज आते हैं, फिर खाली हो जाता है, फिर चार्ज आते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होते रहता है, शुरू रहते रहता है। तो ये है कंडेंसर का काम, ठीक है। चार्जेस को अपने अंदर, चार्जेस इसके अंदर आते हैं, स्टोर होते हैं, उसकी वजह से बर की तवानाई वहाँ पर क्या होती है, जमा होती है, और बर की तवानाई को हम फर्दर क्या कर लेते हैं, डिस्चार्ज यूज़ कर लेते हैं। फिर दोबारा से इसमें बर की तवानाई जमा होती है, फिर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा कंडेंसर। तो पहला सवाल यही था कि कैपेसिटर या कंडेंसर किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन भी हो गई, हमने इसका आपको साख्त भी बता दिया, इसका हमने आपको काम भी बता दिया, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटर। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है कैपेसिटेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गुंजाइश। क्या कहते हैं, गुंजाइश। उर्दू में हम गुंजाइश कहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए नाम है कैपेसिटेंस। और एक नाम और है इसके लिए इंग्लिश में, जिसको कहा जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी कहिए इसको या कैपेसिटेंस कहिए। तो ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की या कंडेंसर की। जैसा कि यहाँ हमने देखे कि बढ़ते जाएंगी तो हम ऐसा कह सकते कि बर की बार और कवा, यानी बर की कवा एक दूसरे के साथ क्या होती है, रास्त तनासुब में होती है, ठीक है। कंडेंसर के अंदर जो हम कवा बढ़ाते हैं तो वहाँ पर प्लेट के ऊपर बर की बार की भी तादाद क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बर की बार बर की कवा के साथ क्या होती है, रास्त तनासुब में होते हैं, ठीक है। हम गुंजाइश की तारीफ देख रहे हैं, जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। आपको इसकी तारीफ लिखा के दी गई। अब आपको पता है कि यहाँ पर Q और V एक दूसरे के साथ रास्त तनासुब में है। V बढ़ेगा, Q बढ़ेगा, V कम होगा, Q कम होगा, ठीक है। तो इसलिए रास्त तनासुब है, इसको हटाना है मुझे यहाँ से। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से एक कांस्टेंट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं हम C, यही होता है हमारा कैपेसिटी, या इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तनासुब से C निकलेगा, तो यहाँ पर ज़रब में क्या है, V है। अब हमको गुंजाइश की तारीफ निकालना है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस निकालना है, तो C को वहीं रहने दो, Q इधर पहले से था, V ज़रब में था, इधर तकसीम में आ गया। तो क्या मिलेगा हमको कैपेसिटी का या कैपेसिटेंस का फार्मूला, C = Q/V, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसकी तारीफ भी हमने आपको नोट्स के अंदर लिखा के दिए कि कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है हमेशा, C = Q/V, ठीक है। इसकी तारीफ देख लीजिए, कैपेसिटेंस की यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। पहले ही देख लीजिए यहाँ पर गुंजाइश, उर्दू में हम इसको गुंजाइश कहते हैं,
इंग्लिश में हम उसको कैपेसिटेंस कहते हैं या उसको कैपेसिटी कहते हैं, कंडेंसर की कैपेसिटी। ठीक है, देखिए अगर किसी मॉइस्चर को बरकी बार से बरकाया जाए तो उसके बरकी कवा में इजाफा होता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। हम क्या करेंगे, अगर बरकी बरका रहे उसको, उसके ऊपर चार्ज बढ़ा रहे तो जाहिर सी बात है उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, है क्या नहीं। हम जो बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उसका बॉडी के कवा में भी क्या होते जाएगा, इजाफा होते जाएगा। तो कवा और ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब ये बॉडी के ऊपर बरकी बार आएंगे, ठीक है, यानी इसके ऊपर बरकी बार आएंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो कवा रहेगा यहाँ का, इसका जो पोटेंशियल रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये कवा की बात नहीं कर रहे, ये कवा, ये वाले कवा की बात कर रहे हैं कि जब इस पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे तो इसका कवा भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कवा और यहाँ के ऊपर के बरकी बार एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, रास्त तनासुब में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर आप नोट्स में लिखा हुआ है, अगर मॉइस्चर को बरकी बार से बरकाया जाए तो उसके बरकी कवा में इजाफा होता है, यानी बरकी बार और बरकी कवा एक दूसरे के साथ रास्त तनासुब में होते हैं। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू सी वी, सी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, और C जो है ये कहलाता है हमारा गुंजाइश। ठीक है, जो मुस्तकिल निकलता है बरकी बार और बरकी कवा के दरमियान का, वही कहलाता है हमारा कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, जिसको हम C से जाहिर करते हैं। उसके लिए फार्मूला बन गया Q अपॉन V, यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। अब ये जो कैपेसिटेंस होता है या किसी भी कंडेंसर की कैपेसिटी होती है, वो डिपेंड Q और V पर नहीं करती है, वो डिपेंड करती है कंडेंसर की साइज़ पर। जितना बड़ा कंडेंसर लेंगे हम, जितनी बड़ी बड़ी प्लेटें उसके अंदर यूज़ करेंगे, उसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है प्लेट P1 और प्लेट P2 के, जितना हम कम करते जाएंगे उतनी क्या होती जाएंगी, हमारी जो कैपेसिटी है कंडेंसर की, वो क्या होती जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। ठीक है, तो ये जनरल बात है। ठीक है, आपको बता दिया हमने कि जो कैपेसिटेंस होता है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो काय पर डिपेंड करता है, वो कंडेंसर की साइज़ पर, उसके रकबे पर और उसके दोनों प्लेट के दरमियान के फासले पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना फासला कम रहेगा प्लेट P1 और P2 के दरमियान में, उतनी कैपेसिटी क्या होती जाएंगी, आपकी कंडेंसर की बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। बढ़ती जाएंगी से मुराद क्या बोल रहे हैं हम, कि उसमें उतने चार्ज बढ़ते जाएंगे, और चार्ज बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, या उसको कैपेसिटी कहा जाता है। अब इसकी तारीफ ही देखिए, कैपेसिटेंस की तारीफ लिखी हुई है, बरकी बार फी इकाई बरकी कवा को, बरकी बार फी इकाई बरकी कवा को मुकसफ़े की गुंजाइश कहते हैं। या आप इसको जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि कंडेंसर में बरकी बार और पोटेंशियल का तनासुब क्या कहलाता है, गुंजाइश कहलाता है। एक और सिंपल डिफिनेशन इसकी यहाँ पर ये है, ये हमारी पहले की जो बुक्स थी उसमें से मैंने लिखा था, ये बरकी बार फी इकाई बरकी कवा, यानी फी इकाई बरकी कवा में जितने बरकी बार रहेंगे, फी इकाई कवा में जितने बरकी बार वहाँ पर कंडेंसर पर मौजूद रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, गुंजाइश कहेंगे। एक और डिफिनेशन है, मुकस्सफ़े की इकाई कवा में, यानी कंडेंसर के इकाई कवा में इजाफे के लिए दरकार बरकी बार की तादाद को क्या कहा जाता है, गुंजाइश कहा जाता है। यानी इकाई वोल्ट में इकाई बरकी कवा के दौरान जितने भी चार्जेस वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे बॉडी के ऊपर, वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो कंडेंसर की क्या कहलाएंगी, गुंजाइश कहलाएंगी। ठीक है, इससे पहले बोर्ड के एग्जाम में ये तारीफ पूछा गया था, कंडेंसर की कैपेसिटी यानी गुंजाइश की तारीफ बयान कीजिए। अब देखिए ऐसा निज़ाम में इस गुंजाइश की कैपेसिटेंस की इकाई जो होती है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से रखी गई। अगर दरअसल यहाँ देखा जाए हम, तो बरकी बार की इकाई कोलम होती है और बरकी कवा की इकाई वोल्ट होती है। तो कोलम अपॉन वोल्ट होता है यहाँ पर, इस तरह से इसकी इकाई निकल सकती है, कोलम अपॉन वोल्ट। लेकिन इसको एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट है, माइकल फेराडे। फेराडे के नाम पर क्या की गई, इसकी इकाई रखी गई। जैसे कुव्वत की इकाई को हम न्यूटन के नाम से मंसूब करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर कैपेसिटेंस की गुंजाइश की इकाई को हम फैराड, ठीक है, फेराडे का नाम है पूरा, इसमें सिर्फ FARAD लिखते हैं, हालांकि पूरे फेराडे के नाम पर है। ठीक है, तो ये फेराड भी पढ़ते हैं हम इसको, फेराड। ठीक है, तो फेराड जो होती है वो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस की क्या होती है, एसआई निज़ाम में इकाई होती है, और 1 फेराड इज इक्वल टू होता है 1 कोलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
कैपेसिटेंस, ठीक है। अब 1 फेरेड अभी अपने देखे 1 कूलम अपन 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1 फेरेड। तो मॉसिल में इकाई वोल्ट के लिए जो भी बर की बार जमा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं 1 फेरेड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है बहुत सिंपल है। पहले मुकस्सफ़ा भी हमारा हो चुका, ठीक है। उसके बाद में हमने उसकी कैपेसिटी भी देख ली, कैपेसिटेंस, कंडेंसर किसे कहते हैं, कैपेसिटर किसे किसे कहते हैं, और उसकी गुंजाइश कैपेसिटेंस पर हमने डिस्कस कर लिया। ऐसा निज़ाम में जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फेरेड होता है और उसका जो डायमेंशन होता है वो L-2 M-1 T4 और I2, ठीक है। यहाँ पर I इसलिए आ रहा है करंट के लिए, ठीक है। करंट भी हमारा जो है वो भी एक फंडामेंटल क्या है हमारा यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडेंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसका उसूल देखेंगे, कैपेसिटर जो होता है उसका प्रिंसिपल देखेंगे हम। तो इसका प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ आपको समझा दूंगा मैं, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका प्रिंसिपल देख रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। मुकस्सफ़े का उसूल, ठीक है। तो मुकस्सफ़े का उसूल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे हम पैरेलल प्लेट कंडेंसर यहाँ पर क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। ये एक पहली प्लेट है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम P1, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम चार्ज करेंगे एक बैटरी के ज़रिए। तो जाहिर सी बात है इसके सरफेस पर कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कैपेसिटर में दूसरी प्लेट रखते हैं इसके मुतवाज़ी, ठीक है। अभी दूसरी प्लेट हमने लेकर आए, ठीक है। ये भी एक धाती प्लेट है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये धाती प्लेट के अंदर क्या होते हैं एटम्स होते हैं। एटम कुछ इस तरह से होते हैं। एटम में एक मरकज़ होता है, मरकज़ के अतराफ़ में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गर्दिश करते हैं। इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें बहुत सारे एटम हैं, ठीक है। अब ये प्लेट को आपने इसके करीब लेकर आ गए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे प्लेट P1 पर, तो प्लेट P2 के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस सतह पर आ जाएंगे, इस यहाँ पर आ जाएंगे, ये इधर की सतह पर आ जाएंगे प्लेट P2 के। और जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए सब के सब इसके अंदर के निकल कर, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर के वो किधर आ जाएंगे प्लेट के इस साइड में आएंगे, ऐसा होगा ना, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में आपको। ये पहली प्लेट P1 लिए थे हमने, ठीक है, और इसको हमने क्या किए थे चार्ज किए थे। पॉजिटिव बर की बार हमने ये प्लेट को दिए थे, इसमें खुद ब खुद आए, ठीक है। जब हमने इसको दिए चार्ज तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर क्या आता है कंसेप्ट इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन की वजह से क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ जाते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं या पॉजिटिव चार्ज होते हैं उस एटम के अंदर के वो इस साइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि जो प्लेट P1 है हमारी, इसका जो कवा है वो V है, इसका कवा क्या है V है, ठीक है। इसका पहली प्लेट का कवा क्या है V है। तो पहली प्लेट की हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं इसकी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको पता है कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बर की बार बटे उस प्लेट का कवा, है कि नहीं। ये होता है ना कैपेसिटी। अभी देखिए हमने इससे पहले ये यहाँ लिखी हुई है C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V। अब ये पहले प्लेट के लिए हमने निकाले तो यहाँ हम इसको नाम दे देंगे C1, यानी पहले प्लेट की हमने यहाँ गुंजाइश निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ पर पहले प्लेट की गुंजाइश है हमारे पास में, इसको आप याद रखिए थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी प्लेट है इसको हमने क्या किए थे इस प्लेट के करीब रखे थे, मुतवाजी प्लेट थी, ठीक है। ये भी धाती प्लेट है, इसको यहाँ रखे हमने। तो क्या हुआ इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गए तो इसकी वजह से क्या होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की वजह से, है ना। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी तो ये जो प्लेट है तो इसके अंदर से क्या होंगे, जो इसके अंदर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे इधर के सरफेस पर आएंगे प्लेट P2 के, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के पास नहीं आएंगे, वो पॉजिटिव से दूर भागेंगे, तो इधर इधर की सरफेस पर क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका कवा क्या था हमारा V था, प्लेट P1 का जो कवा था हमारा V था, ठीक है। अब प्लेट जो दूसरी प्लेट है हमारी ये वाली प्लेट, ठीक है, ये वाली जो प्लेट है हमारी इसका जो कवा है वो क्या रहेगा हमारा, इसका कवा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसका कवा क्या हो जाएगा, हाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था
हमारी ये जो दूसरी प्लेट है इसकी साइड में इस तरफ निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ का कवा क्या लेंगे हम, -v। ठीक है, यहाँ का कवा के लिए हमने -v। इधर की साइड में कौन से चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो इधर का कवा लेंगे हम +v। अब टोटल जो कवा होगा ये प्लेट का और ये प्लेट का, क्या कवा होगा, यहाँ का कवा क्या था हमारा पहले प्लेट का v, पहले प्लेट का कवा क्या था हमारा v, प्लस इधर की साइड जो है प्लेट P2 की उसका कवा क्या है -v, फिर प्लस इस साइड में जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उसका कवा क्या है +v। अब ये +v है ये -v है, ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो ये प्लेट P2 का भी कवा क्या मिल गया हमको v। अब प्लेट P1 का कवा क्या था हमारा v, यानी दोनों का जो कवा है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये बॉडी जो है ये दोनों भी जो प्लेटें है ये न्यूट्रल हो जाएंगी, इसका कवा और इसका कवा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर देखिए, अब क्या करते हैं, यही प्लेट है हमारी कुछ इस तरह सी, ये पहली प्लेट है देखिए, प्लेट P1 है हमारी, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये प्लेट P2 थी हमारी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ निगेटिव चार्ज आ गए थे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो प्लेट P2 है इसको हम क्या कर देते, अर्थिंग से जोड़ देते, इसको क्या करते हैं हम अर्थिंग से ग्राउंड कर देते। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कर देते हैं हम अर्थिंग से जोड़ देते, तो ये जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इस साइड के वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, हमारे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़मीन क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, तो ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज थे इस साइड के प्लेट के वो सारे के सारे कहाँ चले गए, अंदर चले गए। तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर इस सतह पर क्या रहेंगे, निगेटिव चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज तो ग्राउंडेड हो गए। तो यहाँ का कवा अब क्या था, अब यहाँ का कवा क्या रहेगा हमारा, यहाँ का जो कवा रहेगा हमारा वो रहेगा v, यानी ये कवा, इधर का कवा v माइनस इधर का कवा हम कंसिडर करेंगे v1। ठीक है, प्लेट P2 का जो कवा रहेगा वो है हमारा v1 और प्लेट P1 का जो कवा है हमारा v। ठीक है, तो अब प्लेट P2 का जो टोटल कवा रहेगा हमारा, प्लेट P2 का जो टोटल कवा रहेगा वो क्या मिला हमको, v माइनस v1। ठीक है, और प्लेट P1 का तो हमको पता ही था उसका कवा क्या था v। तो यहाँ का आप प्लेट P2 का मुझे आप कैपेसिटी बताइए क्या रहेगा, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू होगा यहाँ पर C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ये फार्मूले की मदद से अब प्लेट P2 के लिए क्या रहेंगी कैपेसिटी, C2 इज इक्वल टू चार्ज Q रहेगा। ठीक है, और V की वैल्यू क्या है आपके पास में पोटेंशियल की, V माइनस V1। प्लेट P2 के लिए आपके पास में क्या वैल्यू है, V माइनस V1। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कंडेंसर को उसकी जो प्लेट P2 होती है उसको हमेशा क्या किया जाता है, ग्राउंडेड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब जाके ही ये कंडेंसर क्या करता है, हमारा काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए दो इक्वेशन मिली हमको, C1 और C2। ठीक है, C1 जो है वो पहली प्लेट जो होती है हमारी उसका क्या है, उसका कैपेसिटेंस है, उसकी कैपेसिटी है, और जो यहाँ पर C2 है वो प्लेट P2 की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी, आप सोचिए ज़रा, ये V की वैल्यू ज़्यादा होगी कि ये V माइनस V2 की वैल्यू ज़्यादा, सॉरी V1 लिए थे हमने, ठीक है, V माइनस V1 इसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर नसब नुमा में छोटी वैल्यू आती है, जाहिर सी बात है ये V माइनस V2 है या V1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी, V माइनस V2 की वैल्यू कम होंगी, यानी यहाँ इसका नसब नुमा क्या रहेगा, दूसरी इक्वेशन का कम रहेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इक्वेशन 1, उसके अंदर Q/, वहाँ पर भी V है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, V की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर V माइनस V1 है, यानी V के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, V1 को माइनस कर रहे हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसके नसब नुमा में V माइनस V1, यानी यहाँ पर बरकी कवा की कीमत कम रहेंगी। तो नसब नुमा में अगर कीमत कम हो तो जाहिर सी बात है जो C2 की वैल्यू है वो ज़्यादा होंगी। नसब नुमा में अगर कवा की वैल्यू ज़्यादा हो तो C1 की वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये लिख सकते कि C2 इज़ ग्रेटर देन C1। ठीक है, C2 इज़ ग्रेटर देन C1, यानी प्लेट P2 का कवा, यानी प्लेट P2 की जो कैपेसिटी होती है या जो उसकी गुंजाइश होती है वो प्लेट P1 की गुंजाइश से क्या होती है, ज़्यादा होती है। P2 की जो गुंजाइश होती है वो प्लेट P1 की गुंजाइश से ज़्यादा होती है। तो यही जो इक्वेशन है यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यानी मुकस्सफ़े का उसूल यही बताता है कि जब हम एक प्लेट को दूसरे प्लेट के करीब रखते हैं और दूसरी प्लेट को अगर हम ग्राउंडेड कर देते हैं तब क्या होता है, जो दूसरी प्लेट होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो पहली प्लेट की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है मुकस्सफ़े का उसूल।
तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है मुकस्सफ़े का उसूल, मैंने आपको पूरा समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये पहली प्लेट थी, इसको हमने क्यू पॉजिटिव बर की बार दिए, उसके बाद दूसरी प्लेट रखे, उसके अंदर की जो निगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ गए, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर कवा था वी, यहाँ का कवा था हमारा, यहाँ का कवा कैंसिल हो गया था पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पर भी कवा वी मिला था हमको, तो ये बॉडी न्यूट्रल हो गई थी, ठीक है। फिर हमने क्या किए, ये प्लेट P2 के हमने क्या कर दिया, अर्थिंग से जोड़ दिए, तो अर्थिंग की जोड़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ के पूरे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, चले गए। तो अब इसकी ये प्लेट P2 पर कौन से चार्ज बचे, निगेटिव चार्ज। फिर क्या करें हमने, इनका जो टोटल पोटेंशियल निकाले हमने इस प्लेट P2 का, तो वो क्या मिला था हमको, V माइनस V1, ठीक है। यहाँ इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ये प्लेट की ज़्यादा होती है ये प्लेट की कैपेसिटी से, ठीक है। यानी प्लेट P1 की जो कैपेसिटी होती है वो प्लेट P2 की कैपेसिटी से कम होती है, और यही प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है। तो उर्दू में यहाँ पर वही लिखा के दिया गया, फ़र्ज़ कीजिए कि प्लेट P1 को क्यू बर की बार दिया गया है, जिसके सबब P1 का कवा V और उसकी गुंजाइश C1 दर्ज झैल होती है, C1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। P1 के सामने दूसरी प्लेट P2 को, ये P2 को कुछ फासले से मुतवाज़ी रखा जाता है, ठीक है, रखे थे हमने। अगर प्लेट P1 को मुस्बत बर की बार दिए जाए तो इंडक्शन की वजह से क्या होता है, P2 में खुद ब खुद क्या होते हैं, अंदरूनी सतह पर मनफी बर की बार और बैरूनी जानिब क्या होते हैं, मुस्बत बर की बार पैदा हो जाते हैं। इधर मनफी बार आए थे प्लेट P2 पर, इधर मुस्बत बर की बार आ जाते हैं इंडक्शन की वजह से। प्लेट P2 ये एक न्यूट्रल हो जाती है, हमने अभी देखे, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो कैंसल आउट हो जाता है, कब, जब इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लेकिन अगर P2 को अर्थिंग ज़मीन से जोड़ दिया जाए तो मुस्बत बार ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन सबसे ज़्यादा निगेटिव होती है, ठीक है। ये भी हमने आपको बता दिए। प्लेट P1 पर मुस्बत बार और प्लेट P2 पर मनफी बर की बार होते हैं, इसलिए P2 का बर की कवा माइनस V1 है होगा, ठीक है। यानी प्लेट P2 का कुल कवा जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्लेट P2 का जो कुल कवा रहेगा वो रहेगा हमारा V माइनस V1, जो हमने आपको बताया। इसलिए उसकी गुंजाइश क्या रहेंगी, C2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन V माइनस V1। मसावत 1-2 का मुआवजा करेंगे तो इसका नसब नुमा कम है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। आप इक्वेशन में मैथमेटिकल रख के देखिए, नसब नुमा यहाँ एक छोटी वैल्यू रखिए, ठीक है, 10/5 लिखिए, 10/5 लिखिए यहाँ पर, और एक जगह पर 10/10 लिखिए, ठीक है। तो किसकी, इसके वैल्यू क्या मिलेंगी हमको 1, और इसकी वैल्यू में क्या मिलेंगे हमको 2, तो कौन बड़ा होगा, ये वाला रेशो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर V माइनस V1 छोटा है V से, छोटा होना ही चाहिए, क्योंकि V माइनस V1 ले रहे हैं हम, तो ये वैल्यू हमेशा छोटी रहेंगी इक्वेशन 2 की, जो वैल्यू मिलेंगी हमको C2 की, वो हमेशा इसका जो नसब नुमा रहेगा वो छोटा रहेगा, तो उसकी गुंजाइश हमेशा ज़्यादा रहेंगी। इसलिए हम मसावात 1 और 2 का मुआवजा करके ये कह सकते हैं कि प्लेट P2 की जो कैपेसिटी है वो प्लेट P1 की कैपेसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा ये मसावात से जाहिर हो रहा है। अब यहाँ पर मुकस्सफ़े का उसूल लिख के दिए, अगर किसी बर्क के मौसिल को बरकाए मौसिल को करीब अगर किसी बर्क के मौसिल के करीब के है ये, ठीक है, मौसिल के करीब दूसरे मौसिल को ज़मीन से जोड़ कर रख दिया जाए, तब उस मौसिल की गुंजाइश में क्या होता है, इजाफा होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, आपको ज़्यादा गुंजाइश मिलती है, ठीक है, ज़्यादा कैपेसिटी मिलती है, ठीक है। इस तरह से करने से जो हमने अमल अभी देखे पीछे, ठीक है। अब इसके 2 जोड़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के 2 जोड़ हमको देखना है कि अगर हम मुकस्सफ़ों को अगर जैसे मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ते हैं या मुकस्सफ़ों को अगर हम मुसलसल जोड़ में जोड़ते हैं, तब उनकी हमको महासिल गुंजाइश के लिए टोटल जो नेट उनकी रिजल्टेंट जो कैपेसिटी रहेंगी उसके लिए हमको ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। आपने 10 क्लास के अंदर मज़ाहमतों के मुतवाज़ी जोड़ और मज़ाहमतों के मुसलसल जोड़ पढ़े, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मज़ाहमतों की जगह पर क्या यूज़ करना है, कंडेंसर, ठीक है, क्या यूज़ करना है, कंडेंसर। और सर्किट डायग्राम के अंदर जो कंडेंसर का सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये जब भी सिंबल आपको दिखे तो समझ लेना ये क्या है, हमारा कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है या कंडेंसर है। तो कंडेंसर का ये सिंबल होता है। तो यहाँ पर हमको रेसिस्टेंस नहीं जोड़ना है, जैसे 10वीं में हम रेसिस्टेंस देख रहे थे मुतवाज़ी जोड़ में मुसलसल जोड़ में, अब क्या देखना है हमको, कंडेंसर देखना है, ठीक है। तो पहले हम देखने वाले हैं कैपेसिटर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, यानी मुकस्सफ़ों का मुसलसल जोड़ और ये मुतवाज़ी जोड़, ठीक है। तो पहला जो सवाल है देखिए, बहुत आसान है, ये 10वीं में आप पढ़ चुके हैं, बस मज़ाहमतों की जगह क्या लगाना है आपको, कैपेसिटर लगाना है, ठीक है, मुकस्सफ़े लगाना है। तो मुसलसल तरतीब में यानी सीरीज़ में जुड़े हुए मुकस्सफ़ों की महासिल गुंजाइश के लिए यानी
रिजल्टेंट कैपेसिटी C के लिए क्या करना है, हमको ज़ाब्ता खस करना है। तो देखिए आप यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर यहाँ फर्ज किए, ठीक है। ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। इन तीनों को मैंने अभी आपको बताया, इस कैपेसिटर का सिंबल होता है। तीनों को हमने क्या किया, सीरीज़ में जोड़ दिए, मुसलसल जोड़ में जुड़े हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ये तीनों कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, एक बैटरी की मदद से जोड़ देते हैं, ठीक है। एक बरकी खाने की मदद से जोड़ देते हैं। उस बरकी खाने का कवा क्या है, V है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी मज़ाहमतों का मुसलसल जोड़ हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी मज़ाहमतें मुसलसल जोड़ में होती है तो उनका जो कवा होता है वो अलग अलग होता है, V1 V2 V3 हर मज़ाहमत के लिए। और करंट कैसा होता है, वहाँ पर सेम होता है तीनों के लिए, तीनों मज़ाहमतों के लिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हम जैसे ही इस बैटरी के ज़रिए इन कंडेंसर को चार्ज करेंगे तो इनके कवा जो इनके बरकी बार रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। इनके बरकी बार हमेशा कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी यहाँ पर जो बरकी बार रहेगा हमारा वो क्यू रहेगा। लेकिन इस कंडेंसर का या इस कैपेसिटर की जो कवा रहेगा वो अलग अलग रहेगा, इसका 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 मुख्तलिफ रहेगा। इसका कवा रहेगा V1, इसका कवा रहेगा V2, इसका कवा रहेगा V3। ये आपको याद रखना है कि मुतवाज़ी जोड़ के अंदर बरकी बार सेम होते हैं, ठीक है, और कवा क्या होता है उनका मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पर पहले का कवा V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बुनियाद पर लिख सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर, चाहे वो मज़ाहमत का सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो कैपेसिटर का सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो, तो उसके अंदर हमेशा जो टोटल कवर रहेगा V, वो किसके मसावी होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो टोटल कवर रहेगा वो किसके मसावी होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब हमने अभी गुंजाइश की तारीफ पढ़ी, ये इक्वेशन याद रखना है आपको, इक्वेशन ही V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी हमने पढ़े कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि इक्वेशन में V है, V इधर चले गया, C उसकी जगह पर आ गया, तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक है। इक्वेशन A बिकम्स V इज इक्वल टू क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 क्या हो जाएगा आपका, चार्ज मुस्तकिल रहते, एक जैसे रहते, इसलिए ये Q1 Q2 नहीं होगा, C की वैल्यू C1 हो जाएंगी, ठीक है, पहला कैपेसिटर। प्लस दूसरे कैपेसिटर का वोल्ट क्या रहेगा, बरकी कवार क्या रहेगा आपका, Q अपॉन C2, प्लस फिर तीसरा V3 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर V3 Q अपॉन C3, ठीक है। और V इज इक्वल टू क्या है आपका, Q अपॉन C। यहाँ पर हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q सेम है, ठीक है, क्यू यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो क्यू को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा ऊपर शुमार को निन्यानवे, सब जगह पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ से क्यू का कॉमन निकाल ले, इधर भी क्यू है, क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1/CS। CS का मीनिंग हो रहा है यहाँ पर कि जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ में है, उनकी हम महासिल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों मुकस्सफों की महासिल गुंजाइश पता कर रहे हैं। तो यहाँ पर S जाहिर कर रहा है कि हमारे जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो मुसलसल जोड़ में है, तो यहाँ पर S यूज़ करेंगे हम। इधर क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने मज़ाहमतों में पढ़े होंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इधर 1/RS, वही ज़ाब्ता है, वही कॉम्बिनेशन है, वही डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पर मज़ाहमत की जगह पर क्या जुड़ गए, मुकस्सफ़े जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CS क्या है, CS तीनों मुकस्सफ़ों की क्या है, महासिल गुंजाइश है। अगर यहाँ पर आप सोचिए आप कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, लामहदूद कैपेसिटर, n कैपेसिटर अगर मुसलसल जोड़ में जुड़े हो, तब ये जो फार्मूला है बॉक्स के अंदर का, ये किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ देखिए, अगर हमारे पास में यकसा गुंजाइश के सेम कैपेसिटी के n मुकस्सफ़े जुड़े हुए हो मुसलसल जोड़ में, तब उनकी जो महासिल गुंजाइश होंगी वो क्या होंगी हमारी। तो इस फार्मूले पर से हम बना सकते हैं, 3 ही जोड़े थे हमने डायग्राम में, इसलिए 3 बनाए लिखे हैं। अगर n जुड़े हुए, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, अगर मुकस्सफ़े n मुकस्सफ़े जुड़े हुए हैं, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा 1/CS इज इक्वल टू सेम प्लस डैश 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 1/CN, आखिरी वाला जो मुकस्सफ़ा है उसकी गुंजाइश CN, ठीक है। ये इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू, सेम गुंजाइश है इसलिए 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अब यहाँ पर आखिरी वाला है तो n जो भी नंबर रहेगा उसका आखिरी वाले का 1/C, तो ये फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/C, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर n है अपॉन C, ठीक है। अगर इसका हम माकूस कर ले इक्वेशन को,
इसका इसका अगर मार्कुस ले लो तो ये ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको CS, ठीक है। और इधर भी अगर मार्कुस करेंगे तो इधर C ऊपर चले जाएगा और N का आ जाएगा तकसीम में आएगा। तो ये मिल गया हमको। अगर N मुकस्सफ़े अगर मुसलसल जोड़ में जुड़े हुए हो तब उनकी महासिल या उनकी रिजल्टेंट जो कैपेसिटी रहेंगी या उनकी जो गुंजाइश रहेंगी वो क्या रहेंगी, CS = C/N, ठीक है। तो ये हो गया अगर मुकस्सफ़े हमारे मुसलसल जोड़ में जुड़े हुए हो तब उनकी महासिल जो गुंजाइश रहेंगी उसके लिए हमने ज़ाब्ता अखज़ किए। अब ऐसी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो कंडेंसर रहेंगे हमारे वो काय में जुड़े हुए रहेंगे, वो मुतवाज़ी जोड़ में रहेंगे। तो डायग्राम कुछ थोड़ी चेंज हो जाएंगी। डायग्राम देखिए, अब यहाँ पर जो कंडेंसर देख रहे हैं आप वो कैसे जुड़े हुए हैं, वो मुतवाज़ी जोड़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मुतवाज़ी जोड़ में क्या होता है, बर की बार अलग अलग रहेंगी। यहाँ का बर की बार Q1, यहाँ का बर की बार Q2, यहाँ का बर की बार Q3। तो यहाँ का टोटल जो बर की बार रहेगा ये तीनों कंडेंसर के अंदर महासिल जो बर की बार रहेगा वो Q = क्या रहेगा, जैसे हमने V = V1 + V2 + V3 लिए थे उधर, इधर क्या लेंगे बर की बार टोटल Q = Q1 + Q2 + Q3। अब इनका जो कवर रहेगा वो सबका सेम रहेगा, इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा और इसका भी V रहेगा। वहाँ पर बर की बार हमारा कांस्टेंट था सीरीज़ के अंदर मुसलसल जोड़ में, लेकिन हमारा वहाँ कवा चेंज था। यहाँ पर हमारे बर की बार अलग अलग है, यहाँ पर कवा हमारा कैसा है, मुस्तकिल है, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। देखिए कि मुतवाज़ी जोड़ के लिए बर की बार दर्ज झैल दिए जाते हैं। तो बर की बार अलग अलग है सबके लिए, Q1 + Q2 + Q1 Q2 Q3। तो जो टोटल बर की बार रहेगा तीनों मुकस्सफ़ों का वो = क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। यहाँ से तो Q जा रहा था ना हमारे पास से, यहाँ से जो बर की बार गया था वो तो Q था, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में Q1 Q2 Q3 में तकसीम हुआ तो Q = क्या रहेगा हमारा, Q1 + Q2 + Q3। तो ये होगी इक्वेशन A, आपको याद रखना है। अब हमने वैसे कैपेसिटी जो है गुंजाइश का जो ज़ाब्ता है वो C = Q/V होता है, ठीक है। अब हमको Q की वैल्यू निकालना है तो Q को वहीं रहने दो, V तकसीम में ज़रब में जाएगा तो Q = क्या मिलेगा, ये फार्मूले पर से CV, ठीक है। अब Q1 निकालना है तो ये हो जाएगा C1V, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, ठीक है। C2V, Q2 निकालना है तो C2V, Q3 निकालना है तो C3V। तो इक्वेशन ए में हम Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रख सकते हैं इस बुनियाद पर। ये हो जाएगा, इधर Q = CV था तो यहाँ P लिख दिया गया, तो ये पैरेलल के लिए मुतवाज़ी जोड़ है यहाँ पर कैपेसिटर का, इसलिए हमने क्या किए यहाँ पर P यूज़ किए। तो ये P छोटा सा लिखना है आपको, ठीक है। तो P क्या जाहिर कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और ये अभी हमने देखे कि यहाँ पर Q की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, CV। तो यहाँ पे हमने CP लगा दिए, ठीक है। अब पहला बर की बार के लिए लेंगे तो C1V, दूसरे के लिए C2V, तीसरे के लिए C3V। तो यहाँ से इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएंगी। देखिए CPV = C1V + C2V + C3V। V कॉमन निकलेगा इस साइड से, इधर भी V है, V से V कैंसिल, वहाँ Q से Q कैंसिल हुआ था, यहाँ पर V से V कैंसिल हुआ। तो CP = क्या मिल गया हमको, C1 + C2 + C3। तो CP जो है ये जो तीनों मुकस्सफ़े जो मुतवाज़ी जोड़ में जुड़े हुए हैं उनकी महासिल गुंजाइश का क्या है, ज़ाब्ता है। तीनों मुकस्सफ़े जो मुतवाज़ी जोड़ में जुड़े हुए हैं उनकी महासिल गुंजाइश CP = क्या रहेंगी, C1 + C2 + C3। अब उसी तरह जैसे हमने पिछले इसमें बात की कि अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर पैरेलल फॉर्म में हो, मुतवाज़ी जोड़ में हो, जिनकी गुंजाइश सेम हो और वो सारे के सारे n नंबर ऑफ मुकस्सफ़े काय में जुड़े हुए हो, मुतवाज़ी जोड़ में जुड़े हुए हो, तब उनकी महासिल गुंजाइश क्या रहेंगी। तो इसके ऊपर से यहाँ 3 जुड़े हुए थे इसलिए 3 आए थे, अब n जुड़े हुए हैं तो ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, CP = C1 + C2 + C3 +++ डैश 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 CN, ठीक है। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, CP = सेम कैपेसिटी की है इसलिए C1 की जगह C, C2 की जगह C, C + C आखिरी में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं NC, यानी जो भी हमारा आखिरी नंबर रहेगा n उतने C है क्या नहीं। तो यहाँ पर CP = क्या रहेगा, NC। तो ये CP = NC क्या जाहिर कर रहा है कि जब हम n नंबर ऑफ कैपेसिटर को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ते हैं तब उनकी जो महासिल गुंजाइश रहेंगी CP = क्या होंगी, NC होंगी। तो यहाँ पर हमारा ये जो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हमारे 2 क्वेश्चन है और ये हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अल्हम्दुलिल्लाह ये अगला जो वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा
10 से 15 मिनट का रहेगा, इंशाल्लाह उसके अंदर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।